हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ओब्लिक इम्पैक्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। वेलोसिटीज़ की क्या डायरेक्शन होती है, इम्पैक्ट के बाद क्या हो जाती है, और जो भी वेलोसिटीज़ होती है उनकी सेंट्रल लाइन के डायरेक्शन में किस तरह से हम कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं और नॉर्मल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स किस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखिए, इन बातों पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक बार दोहराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कल की क्लास में, पिछली क्लास में मैंने देखिए इस तरह से दो बॉल हमने ली थी, और देखिए यहाँ पर ओब्लिक इम्पैक्ट है। और जब ओब्लिक इम्पैक्ट होती है तो डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने दो बॉल ली थी, दो बॉडी आपस में इम्पैक्ट करेगी, और यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इनकी जो सेंट्रल लाइन होगी वो सेंट्रल लाइन क्या होगी, ये देखिए ये है इसकी सेंट्रल लाइन। और देखिए, जो भी नियम हम अप्लाई करते हैं इसी डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस डायरेक्शन में ही हमें रूल अप्लाई करना है, ठीक है। ये सेंट्रल लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी न्यूटन का नियम आपको अप्लाई करना है, संवेग संरक्षण का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, तो जो भी रूल अप्लाई करोगे आप इसी डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ये जितने भी नियम अप्लाई होते हैं एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो भी क्वेश्चन है, देखिए इस डायरेक्शन में जब हम रूल अप्लाई करेंगे उनसे जो भी इक्वेशंस मिलेगी तो फाइनल रिजल्ट तक हम पहुंच सकते हैं, तो इस डायरेक्शन में। और देखिए, जब हमने डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात की थी, सीधी टक्कर, तो वहां भी देखिए हमने इसी दिशा को फिक्स किया था। तो यहाँ पर देखिए संवेग संरक्षण का नियम हुआ या फिर न्यूटन का नियम हुआ, ये एक निश्चित दिशा में अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जैसे एक बॉल है, इस डायरेक्शन से आती है और इस डायरेक्शन में चली जाती है। ये वाली इस डायरेक्शन से आती है और ये चारों डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। ये ओब्लिक इम्पैक्ट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 है, इसकी u2 है, इसकी v1 है और इसकी v2 है। ये हो गया सेंटर C1 और ये हो गया सेंटर C2। जब भी देखिए दो बॉल, दो स्पेयर आपस में ओब्लिक इम्पैक्ट करेंगे, यही डायरेक्शन आपको लेनी है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। अल्फा 1 पे ये आ रही है और ये अल्फा 2 एंगल पे आ रही है। ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 है, ये सेंट्रल लाइन से, ये केंद्रीय रेखा होती है, इसे हम नॉर्मल भी कहते हैं। ये उभयनिष्ठ अभिलंब है, नॉर्मल। तो देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन से कितने एंगल्स पे आ रही है, ये तो आ रही है अल्फा 1 पे और ये आ रही है अल्फा 2 पे। तो अल्फा 1 अल्फा 2 एंगल बनाते हुए ये दोनों आपस में तिर्यक टक्कर करते हैं, ओब्लिक इम्पैक्ट। और देखिए, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी इस तरफ चली जाती है और यहाँ v1 v2 जो है, ये मान लीजिए θ1 और ये मान लीजिए आप θ2। तो अल्फा 1 अल्फा 2 एंगल पर ये इम्पैक्ट करते हैं और बाद में θ1 θ2 पे चले जाते हैं। ये जो भी एंगल्स लेते हैं हम इस सेंट्रल लाइन से, इस कॉमन नॉर्मल उभयनिष्ठ अभिलंब के साथ हम लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम जब भी नियम अप्लाई करेंगे तो देखिए जो भी वेलोसिटी आप यूज करोगे, देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट ओब्लिक इम्पैक्ट बिल्कुल सेम है। डायरेक्ट इम्पैक्ट में हम इस डायरेक्शन में हम रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन वहां पर एंगल का कोई भी ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि एंगल में वहां क्या है कि देखिए एक ही डायरेक्शन में आती है, एक ही डायरेक्शन में चली जाती है। तो वहां तो इस डायरेक्शन में ही रहता है सारा मामला, तो वहां पर देखिए एंगल का इतना बड़ा इशू नहीं बनता है। यहाँ थोड़ा सा आपको एंगल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी रूल आप अप्लाई करोगे, चाहे वो न्यूटन का नियम हो या संवेग संरक्षण का, आपको इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है। जब इस डायरेक्शन C1 C2 की डायरेक्शन में कोई भी रूल अप्लाई करोगे तो जितनी भी वेलोसिटीज है उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको इस डायरेक्शन में ले जाने पड़ेंगे। और देखिए, ये बातें आप डायरेक्ट ध्यान रखें, कल मैंने बताया भी था पिछली क्लास में। इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, देखिए अगर u1 u2 का अगर हम कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखते हैं, और ये कॉमन सी बात है, बार बार जब इसे अप्लाई करोगे तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा। u1 u2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो देखिए इसको आगे बढ़ाएं तो इधर से अल्फा 1 होगा, तो बताया भी था पिछली क्लास में, ये हो जाएगा u1 कोस अल्फा 1 और
u2 cos अल्फा 2। तो देखिए u1 u2 यदि अल्फा 1 अल्फा 2 एंगल बनाते हैं तो इस डायरेक्शन में साथ में कोसाइन आ जाएगा। आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं और अगर बाई प्रोसेस आप इसे फाइंड करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करें v1 v2 की, तो ये जो v1 v2 है, इन v1 v2 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, देखिए ये भी मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। v1 का हो जाएगा v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2। ये डायग्राम मैंने बनाया भी था और बताया भी था, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझें, किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर एक नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम ले लेते हैं। ये जो डायरेक्शन है देखिए अभिलंब की लंबवत दिशा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन हम ले रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, और एक यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से। ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, इस नॉर्मल के तो परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए कंपोनेंट्स क्या होंगे। ये पहली बॉल है, इस पहली बॉल का u1 है और u1 का एंगल अल्फा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा इधर u1 साइन अल्फा 1, और इसका कितना हो जाएगा देखिए अगर हम इसकी बात करें पहली बॉल की, तो उसकी लास्ट वेलोसिटी है v1, v1 का एंगल थीटा 1 है, तो ये हो जाएगा v1 साइन थीटा 1। इस दूसरी बॉल का अभिलंब की लंबवत दिशा में, इस दिशा में वेगों के जो घटक हैं कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, देखिए v2 का देखिए पहले u2 का देख लीजिए, तो u2 का कितना होगा देखिए, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिटा के थोड़ा सा सही कर देता हूँ, कंफ्यूज में नहीं आना है, ठीक है। ये बिल्कुल देखिए वर्टिकली है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर इस तरह से, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स क्या होंगे देखिए, इस u2 का कितना हो जाएगा u2 साइन अल्फा 2, और v2 का कितना हो जाएगा देखिए v2 का इस डायरेक्शन में हो जाएगा v2 साइन थीटा 2। तो देखिए ये कितने, 4 कंपोनेंट ये रहे और 4 कंपोनेंट ये रहे, टोटल 8 कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं। ये चारों वेलोसिटी के 4 कंपोनेंट इस डायरेक्शन में c1 c2 डायरेक्शन में, और चारों के 4 कंपोनेंट्स हम निकालेंगे डाउनवर्ड इस तरह नीचे की ओर। यहाँ पर देखिए ये जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, इस अभिलंब की लंबवत दिशा में है। तो ये 8 कंपोनेंट्स हमें ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर देखिए जब भी हम न्यूटन का नियम अप्लाई करेंगे तो देखिए न्यूटन के नियम में हम जो u1 u2 v1 v2 लेते थे अभी तक डायरेक्ट इंपैक्ट में, तो उसके स्थान पर हम ये ले लेंगे, u1 u2 v1 v2 न लेकर हम यहाँ पर ये लेंगे, इतनी सी बात ध्यान रखना है। और जब हम संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वहां भी देखिए u1 u2 v1 v2 की जगह ये ले लेंगे, क्योंकि जो भी रूल अप्लाई करेंगे c1 c2 की डायरेक्शन में करेंगे। और देखिए एक बात और मैंने आपको बताई थी, अभिलंब की लंबवत दिशा में टक्कर से पहले और टक्कर की बाद की जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है। तो ये देखिए अभिलंब की लंबवत दिशा में पहले गोले का टक्कर से पहले का वेग और दूसरे गोले का ये पहले का बाद का वेग, तो ये दोनों पहले गोले के वेग हैं, टक्कर से पहले के और टक्कर के बाद के, ठीक है। लेकिन किस डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में, अभिलंब की लंबवत दिशा में। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं, ठीक है। और देखिए कंपोनेंट निकालने का एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर इसको थोड़ा सा भी हम साइड में ले लेते हैं। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं। ये कोई डायरेक्शन है और ये एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सपोज कीजिए ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। ये तो 90 एंगल पे होती है, सभी जानते हैं। और ये लीजिए ये 90 का सिंबल। अब यहां पर देखिए हम एक वेलोसिटी ले लेते हैं, v ले लेते हैं, ठीक है। और सपोज कीजिए ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो देखिए यहां पर अगर हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे
v का इस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट ले रहे हैं, कितना एंगल कवर होता है देखिए इस डायरेक्शन में थीटा, तो कंपोनेंट कोसाइन की हेल्प से लिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में v कोस थीटा, बिल्कुल छोटी सी बात है देखो, है ना। और इस डायरेक्शन में v कोस थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, तो देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया देखिए 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो यहां पर देखिए v का इस और जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट हमेशा 90 की कोस की हेल्प से ही लेते हैं, तो यहाँ पर फाइनली ये किस में बदल जाएगा देखिए, इधर v कोस थीटा है तो इधर v कोस एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, फाइनली ये बदल जाएगा देखिए v साइन थीटा में। अब देखिए इस बात को आप थोड़ा सा डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, v का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट v कोस थीटा है तो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाता है साइन थीटा, केवल कोस की जगह क्या आ जाता है साइन थीटा। तो देखिए v का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट v कोस थीटा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके लंबवत दिशा में क्या हो जाएगा कंपोनेंट v साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी सी बात है देखिए, इधर जो घटक है वो v कोस थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा v साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर यही बात देखिए मैंने इस डायग्राम में अप्लाई की थी, अब आप इस डायग्राम को एक बार और अच्छे से देखें और उसके बाद देखिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। देखिए यहां पर देखिए v1 u1 u2 v1 v2 के कंपोनेंट्स क्या है, देखिए u के कंपोनेंट्स क्या है u1 u2 के ये रहे, ठीक है, और ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है u1 कोस अल्फा 1 u2 कोस अल्फा 2। अब इस डायरेक्शन c1 c2 की डायरेक्शन में कंपोनेंट ये है तो c1 c2 की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे कोस की जगह क्या आ जाएंगे साइन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं u1 साइन अल्फा u2 साइन अल्फा 2। इसी तरह देखिए v1 v2 के इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स ये हैं तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे v1 साइन थीटा 1 v2 साइन थीटा 2, तो कोस की जगह क्या आ जाता है साइन आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, किसी डायरेक्शन में v का कंपोनेंट v कोस थीटा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर इन सब की जगह आप साइन करोगे तो इस डायरेक्शन c1 c2 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे जब भी आप इस तरह के प्रश्न सोल्व करें तो यहाँ पर ये जो u1 का जो एंगल है इस तरफ वाला लेना, ये वाला मत ले लेना, ठीक है। तो एंगल आपको एक तो ये लेना है और एक ये लेना है, इसी तरह एक ये रखना है और एक ये रखना है, ठीक है। सिस्टम हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो भी हम देखें यहाँ पर सीख रहे हैं इन एंगल्स की हेल्प से ही सीख रहे हैं। बहुत से क्या कि इधर का ले लेते कोई इधर का ले लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो एंगल्स आपको इस तरह से ही लेना है, हालांकि ये बातें मैं कल बता चुका हूँ, लेकिन देखिए समय समय पर देखिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था और ये है देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर देखिए पहले हम डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एम संहति का एक चिकना गोला u वेग से चलते हुए एम संहति के विराम अवस्था वाले गोले से तिर्यक टकराता है। यहाँ पर एक एम मास का एक स्फीयर है जो किसी रेस्ट में कोई दूसरा स्फीयर रेस्ट में है, उससे सीधा सीधा ओब्लिक इंपैक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो गोला है वो विराम अवस्था में है। अब देखिए एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, देखिए जब भी कॉन्सेप्ट आते हैं बताना पड़ता है। देखिए जब भी कोई रेस्ट में है, विराम अवस्था में कोई स्फीयर कोई गोला रेस्ट में है और उसे दूसरा गोला टक्कर लगाता है तो वो विराम अवस्था वाला किधर जाएगा, ये बातें हमें यहाँ पर सीखनी है। देखिए ये कोई गोला है और ये है देखिए दूसरा गोला, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, अगर सपोज कीजिए ये इस तरह से टक्कर लगाता है, ठीक है, ये किस तरह से आ रहा है देखिए, ये तो हो जाएगी देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सपोज कीजिए ये वाला गोला ये तो हो जाएगा देखिए C1 और ये C2 वाला देखिए इस डायरेक्शन से आ रहा है, या फिर इसकी डायरेक्शन हम दूसरी ले लेते हैं। देखिए ये जो C2 है इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, और ये तो बिल्कुल रेस्ट में है, इसको और इस तरह से हम समझेंगे। देखिए ये C1 है और ये C2 है। थोड़ा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए इम्पैक्ट है, ओब्लिक इम्पैक्ट है, तिर्यक टक्कर है, किधर से भी हो सकती है। ये तो रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी कितनी है देखिए
U1 तो 0 है, ये रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। ये गोला इस तरह से आया और किस वेलोसिटी से आया, देखिए U2 वेलोसिटी से आया और इसको इंपैक्ट की। अब देखिए टकराने के बाद ये किधर जाएगा, ये तो किधर भी जा सकता है। दूसरे गोले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रेस्ट वाले गोले की। ये जो विराम अवस्था वाला गोला है ये किधर जाएगा। तो देखिए इस तरह से अगर ये तो स्थिर है और जैसे ये इससे इंपैक्ट करेगा तो यहां पर देखिए हमें एक लाइन ऑफ इंपैक्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, ये है देखिए संघट्ट रेखा, लाइन ऑफ इंपैक्ट। इसकी डेफिनेशन भी आपको बता रखिए कि ये होती क्या है। लाइन ऑफ इंपैक्ट कहें या फिर सेंट्रल लाइन भी कह सकते हैं, केंद्रीय रेखा, इनके केंद्रों से गुजरती है, ये केंद्रीय रेखा हो गई। तो ये जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है इस डायरेक्शन में ही फोर्स होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ओब्लिक इंपैक्ट में। तो जब भी देखिए रेस्ट वाली बॉल हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन में ही जाएगी। अब देखिए इंपैक्ट इस तरफ से हुई है तो उधर तो जाएगी नहीं, ये वाली किधर जाएगी, देखिए इस तरफ जाएगी। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई बॉल किसी दूसरी विराम अवस्था की बॉल को दूसरी रेस्ट वाली बॉल से इंपैक्ट करती है तो वह रेस्ट वाली विराम अवस्था वाली हमेशा किधर जाती है, हमेशा केंद्रीय रेखा की दिशा में ही जाती है। तो देखिए इस तरफ से इंपैक्ट हुई तो ये इस तरफ जाएगी। और भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक बॉल ये रही और दूसरी बॉल ये रही, और यहाँ पर बिल्कुल हम इस तरह का लेते हैं। देखिए ये वाला केस ले लेते हैं, ये लीजिए यहाँ पर ये हो गई देखिए लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये बाद में बनाएंगे। देखिए ये वाली बॉल ये C1 है और ये है C2 वाली रेस्ट में है। और यहाँ पर देखिए ये जो पहली बॉल है ये इस तरह से आती है, किस वेग से आती है, देखिए U1 से, U1 वेलोसिटी से आती है और इससे इंपैक्ट करके ये सपोज कीजिए इस तरफ चली जाती है, V1 वेलोसिटी से चली जाती। अब ये किधर जाएगी, जैसे ये इससे टकराएगी तो ये इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है, लेकिन किधर जाएगी यही तो प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये लीजिए यही तो है लाइन ऑफ इंपैक्ट, संघट्ट रेखा या फिर केंद्रीय रेखा या फिर कॉमन नॉर्मल उभयनिष्ठ अभिलंब भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉल है ये इस तरफ जाएगी। इस तरफ क्यों जाएगी इसका कारण भी मैं बता देता हूं, क्योंकि ये केंद्रीय रेखा अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको कि जब भी विराम अवस्था वाली बॉल से कोई दूसरी बॉल इंपैक्ट करती है तो विराम अवस्था वाली गेंद हमेशा कहाँ जाएगी, केंद्रीय रेखा की दिशा में ही जाएगी, क्योंकि जो भी बल होता है उसी डायरेक्शन में होता है। अब देखिए इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं, छोटी सी बात है। देखिए हम सेकेंड बॉल की बात कर रहे हैं, ओब्लिक इंपैक्ट में मैंने एक बात बताई थी आपको, कौन सी बात बताई थी, ये सेकेंड बॉल है, ये वाली बात हमने देखी थी कि अभिलंब की लंबवत दिशा में इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स ले लीजिए, इस डायरेक्शन में वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अभिलंब की लंबवत दिशा में वेगों के जो घटक हैं वो बराबर होते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यूं भी कह सकते हैं कि अभिलंब की लंबवत दिशा में वेग समान होते हैं। इस दिशा में वेग समान होते हैं या फिर वेग के घटक समान होते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आप निकाल लीजिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो सपोज कीजिए ये इंपैक्ट के बाद कहाँ जाती है, सपोज कीजिए इंपैक्ट के बाद ये इस डायरेक्शन में जाती है, हमें इसकी डायरेक्शन पता नहीं है। सपोज कीजिए इसकी डायरेक्शन अननोन है, सेकंड बॉल की डायरेक्शन अननोन है क्योंकि ये रेस्ट में है। रेस्ट में है तो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन टकराने के बाद ये किधर जाएगी ये हमें पता नहीं है। हम मान लेते हैं थीटा एंगल पे जाएगी, ये एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा। और थीटा यहाँ पर देखिए अननोन है, थीटा 90 होगा तो इधर जाएगी और थीटा 120 होगा तो इधर जाएगी, यहाँ थीटा अननोन है। तो देखिए हमने मान लिया कि ये थीटा डायरेक्शन में जाती है, टकराने के बाद ये कहाँ जाती है, थीटा डायरेक्शन में, ये हम सपोज करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। अगर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये किस डायरेक्शन में जाएगी। थीटा अगर 30 है तो इस लाइन ऑफ इंपैक्ट से 30 डायरेक्शन पे जाएगी, 45 है तो 45 डायरेक्शन पे जाएगी। तो ये थीटा हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अभिलंब की लंबवत दिशा में वेगों के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये अभिलंब और ये इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट्स निकाल लीजिए, बिफोर इंपैक्ट और आफ्टर इंपैक्ट। चलिए आफ्टर इंपैक्ट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट,
देखिए ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो V2 cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है V2 sin थीटा। और ये बात तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखनी है, इसका इस डायरेक्शन में क्या होता है V2 sin थीटा, क्योंकि V2 का इस डायरेक्शन में क्या है V2 cos थीटा, तो उसके परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में क्या हो जाएगा V2 sin थीटा, अभी बताया था। चलिए V2 का इस दिशा में कितना हो गया नीचे की ओर V2 sin थीटा। अब देखिए U2 का कंपोनेंट क्या होगा, U2 तो जीरो है, और जीरो का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में निकालें जीरो ही मिलेगा, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा U2 का, वैसे भी आप निकालिए देखिए, तो वैसे निकालोगे कैसे है ना, इस डायरेक्शन में वैसे U2 के साथ आप कोई सा भी cos थीटा रखो, U2 जीरो है तो फाइनल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये लीजिए दोनों वेलोसिटी के, एक वेलोसिटी ये रही, एक वेलोसिटी ये रही, तो दूसरी बॉल का टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो वेग है उनके कंपोनेंट्स हमने इस डायरेक्शन में निकाल लिए, ये आए, और अकॉर्डिंग टू ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। V2 sin थीटा क्या हो जाएगा जीरो, तो sin थीटा कितना हो जाएगा जीरो, तो थीटा कितना हो जाएगा जीरो, और थीटा अगर जीरो कर देंगे तो V2 की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, देखिए C1 C2 की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई विराम अवस्था वाली गेंद होती है और उससे कोई भी दूसरी बॉल आकर टकराती है, तो टकराने के बाद जो विराम अवस्था वाली बॉल है, जो रेस्ट वाली बॉल है, वो कहाँ जाएगी, केंद्रीय रेखा की दिशा में जाएगी, सेंटर लाइन की दिशा में जाएगी। तो ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर अब जो भी कॉन्सेप्ट है देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ चार कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक तो न्यूटन का नियम, दूसरा देखिए अभिलंब की लंबवत दिशा में वेग समान होते हैं, और एक तीसरी बात ये अभी मैंने आपको बताई थी रेस्ट वाली बॉल हमेशा कहाँ जाएगी, सेंटर लाइन की। और चौथी बात देखिए जो कंपोनेंट्स हम निकालते हैं वो आपको ध्यान रखना है, तीन चार बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, थोड़ा सा आप समझे। एम सहती का एक चिकना गोला, ये लीजिए, तो यहां पर देखिए एक इस पर हम ले लेते हैं इस तरह से, ये लीजिए यू वेग से चलता है और कैपिटल एम मास के विराम अवस्था गोले से तिर्यक टकराता है। तो देखिए यहां पर हम ओब्लिक इंपैक्ट वाला डायग्राम बनाएंगे। चलिए ठीक है, छोटे बड़े हो सकते हैं, वैसे भी मास अलग अलग है ना। और डायग्राम तो देखिए आपको ध्यान रखना है, देखिए जिस तरह से मैंने आपको आर्टिकल बताया था, ओब्लिक इंपैक्ट जब भी होती है तो आपको इस तरह का डायग्राम ही बनाना है, ठीक है। दो गोले आपस में टकराते हैं तो ये डायग्राम बनाए। चलिए लाइन ऑफ इंपैक्ट हम बना लेते हैं। ये हो गई देखिए लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब यहां पर देखिए सपोज कीजिए ये इस तरह से आती है और अच्छा यू वेग से आ रही है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये आप तो हमेशा यही लेना डायरेक्शन है ना, हम अल्फा वन यहाँ पर ले लेंगे, तो ये सब अननोन है, रफ डायग्राम है, ठीक है। ये अल्फा वन एंगल पे आती है, भी मानेंगे। और देखिए ये है रेस्ट में, तो रेस्ट में है तो ये तो U2 जीरो हो जाएगा यहाँ, तो ये तो किधर से नहीं आएगी, ये तो U2 तो जीरो है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये U है, U1 यहाँ पर देखिए U दिया गया है, तो यहाँ पर हम तो अभी फिलहाल U ले लेते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट U ले लीजिए, एक ही बात है। U1 की जगह U दिया है, ये U वेलोसिटी से आती है और इसका जो मास है, इसका मास है देखिए स्मॉल m, यही लिखेंगे हम, और इसका मास है कैपिटल M। तो यहाँ पर ये जो U2 है, U2 कितना है देखिए जीरो, क्योंकि ये रेस्ट में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनकी जो गति की मूल रेखा है संगत रेखा से थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एम सहती का चिकना गोला है ऐसे टकराता है, और इसकी जो मूल रेखा, इसकी जो मूल रेखा का मतलब यहाँ पर ये वाली गति की मूल रेखा, मोशन की जो मेन लाइन होती है वो यही होती है जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में वो आती है। तो यहाँ पर ये टकराने के वक्त क्या करती है, थीटा एंगल बनाती है। तो ये एंगल देखिए थीटा दिया गया, थीटा एंगल पर आती है। और यहाँ पर देखिए ये तो रेस्ट में है, दूसरी बॉल क्या है देखिए रेस्ट में है, तो यहाँ पर देखिए ये टकराने के बाद किधर जाएगी,
मैंने आपको प्रूफ करके बताया था अभी थोड़ी देर पहले। सीधे सीधे आप यहाँ पर लिखोगे कि यह इस तरफ जाएगी, u1 u2 v1 v2, इसकी जो वेलोसिटी होगी v2 वो इस डायरेक्शन में होगी, सीधी सी बात है। और ये है देखिए नॉर्मल, सीधी सी बात है, विराम अवस्था वाली गेंद अभिलंब की दिशा में जाती है, नॉर्मल की डायरेक्शन में जाती है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। चाहे टक्कर कोई सी भी हो, ओब्लिक इंपैक्ट हो तो भी नॉर्मल में जाएगी, और अगर डायरेक्ट इंपैक्ट है तो भी नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगी। और वैसे डायरेक्ट इंपैक्ट में तो सभी इस तरफ ही जाती है या फिर उस तरफ से इस तरफ आती है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए विराम अवस्था वाली बॉल का हमें पता है कि देखिए पहले तो 0 था, बाद में इधर जाएगी। अब ये किधर जाएगी, सपोज कीजिए ये यहाँ चली जाती है, ये लीजिए v1। और वैसे भी देखिए हम डायग्राम तो ये वाला बनाते हैं, ये u1 v1, और फिर ये भी किसी u2 डायरेक्शन से आती है, v2 में चली जाती, लेकिन ये रेस्ट में है तो टक्कर से पहले इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, फिक्स है, ये स्टेबल है। और उसके बाद देखिए टक्कर के बाद इस डायरेक्शन में जाएगी। तो रेस्ट वाली जब भी कोई बॉल आ जाए तो आपको इस डायरेक्शन में ही उसे ले जाना है। और ये किससे प्रूफ होता है, देखिए अभिलंब की लंबवत दिशा में वेग समान होते हैं, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट आप इसके लिए यूज कर लीजिए, प्रूफ हो जाएगा। चलिए ये डायग्राम यहाँ पर बना है, और यहाँ पर देखिए प्रदर्शित कीजिए हमें क्या शो करना है। देखिए एम संहति का गोला, ये एम मास का जो गोला है ये एक समकोण घूमेगा, यानी π/2 एंगल रोटेट हो जाएगा। ये वाला इंपैक्ट से क्या होता है, देखिए ये जैसे इंपैक्ट करेगा तो ये वाला स्फीयर π/2 एंगल रोटेट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए आपको सीधा π/2 रोटेट नहीं कराना है, यहाँ पर आप मान लीजिए ये वाला एंगल कितना है, देखिए थीटा डैश, कितना है, थीटा डैश। अब देखिए यहाँ पर थीटा डैश क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, π/2 प्लस थीटा, क्योंकि देखिए 30 डिग्री एंगल पे आता है और 120 पे जाता है, 30 पे आ रहा है 120 पे जा रहा है, यानी 90 एंगल वो घूम गया। यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल डिफ्लेक्टेड थ्रू ए राइट एंगल, तो यहाँ पर एक राइट एंगल पे ये क्या होता है, रोटेट हो जाता है, ठीक है, 90 एंगल पे ये घूम जाता है। तो इस गोले की बात कही गई है, तो यहाँ जो बाद वाला जो एंगल है थीटा डैश, इससे 90 ज़्यादा है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 60 डिग्री पे आ रहा है और 150 पे जा रहा है, तो 90, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 90 है। तो ये हम बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ α1 α2 θ1 θ2 लेते हैं, लेकिन जो भी सिंबल, अब यहाँ पे ये थीटा दे दिया तो थीटा ही लेना पड़ेगा ना। तो चलिए रूल हम अप्लाई करेंगे। देखिए पहले कुछ बातें लिख लेते हैं। तो यहाँ तो ये तो थीटा दिया है, एक तो थीटा डैश ले लेते हैं, u दिया है, इसकी बात नहीं करेंगे, और ये v1 की बात करें। तो लिखें आप, माना संघट के बाद पहले गोले की जो वेलोसिटी है, कितना माना है, देखिए संघट के बाद पहले गोले का वेग v1 है, जो सेंट्रल लाइन से, केंद्रीय रेखा से कितना कोण बनाता है, देखिए थीटा डैश कोण बनाता है। तो देखिए इसकी बात हमने कही है थीटा डैश, थीटा तो गिवन है, उसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। टकराने के बाद देखिए ये कहाँ जाता है, v1, और इसका एंगल कितना है, थीटा डैश। अब यहाँ पर देखिए इस विराम अवस्था वाले गोले की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो विराम अवस्था वाला गोला है, यह देखिए इस डायरेक्शन में जाएगा टक्कर के बाद। क्यों जाएगा, इसका प्रूफ मैंने बता दिया, हमेशा उधर ही जाएगा। क्या लिखोगे, यहां जो दूसरा गोला है, दूसरा गोला क्या है, देखिए रेस्ट में है, विराम अवस्था रेस्ट में है, अतः टकराने के बाद, संघट के बाद ये कहाँ जाएगा, संघट के बाद यह
C1 C2 या फिर कह सकते हैं अभिलंब की दिशा में या फिर केंद्रीय रेखा की दिशा में, केंद्रीय रेखा की दिशा में गति करेगा। देखिए इससे सी सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा, आपके ध्यान रखना है। ओब्लिक इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सी सेक्शन में इससे क्वेश्चन आते हैं सीधे 15 मार्क्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो यह केंद्रीय रेखा की दिशा में गति करेगा। और हालांकि देखिए डायरेक्ट इंपैक्ट से भी कभी कभी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं बहुत सी बार, लेकिन देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ओब्लिक इंपैक्ट से। यहाँ पर देखिए एक सी सेक्शन में क्वेश्चन आता है और एक बी सेक्शन में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए बी सेक्शन में आपके 7 मार्क्स आ जाएंगे, सी सेक्शन में देखिए आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे। अगर कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करें तो देखिए आपके ये 22 मार्क्स आते हैं, ये सी सेक्शन में, ये बी सेक्शन में, और इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपके देखिए सेक्शन ए में भी आएंगे। तो देखिए इस तरह से आप 24 मार्क्स ला सकते हो आउट ऑफ 75। तो देखिए बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप एक यूनिट से, है ना। तो लगभग 33% हो जाता है। तो देखिए मार्क्स कहाँ से आते हैं पूरा प्लान करके आप चलें, ठीक है। और लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के, तो वो भी देखें किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखिए उससे भी आपको आइडिया मिलेगा। हालांकि लास्ट में हम कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न भी देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बात की बात है। फिलहाल आपका काम है कि देखिए हर एक प्रश्न को आप अच्छे से सोल्व करें। तो देखिए ये केंद्रीय रेखा की दिशा में गति करेगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जो भी रेस्ट वाली बॉल है आप बिना सोचे समझे उसको उस डायरेक्शन में पहुंचा दें, क्योंकि ये हम प्रूफ कर चुके हैं रेस्ट वाली बॉल हमेशा सेंटर लाइन में जाएगी, अभिलंब की ओर जाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ रूल अप्लाई कर देते हैं, लिखें आप। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ये थीटा टेस्ट को भी हम मेंशन कर चुके हैं, और यहाँ पर 3 नियम हम लगाएंगे। देखिए बहुत से क्या करते हैं यहाँ पर इसको थीटा प्लस π/2 ले लेते हैं, हालांकि वो भी सही है, लेकिन आप फिलहाल अभी इसे ऐसे ही लिखेंगे, वो बाद में हम अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए जो ये वाली बॉल है एक राइट एंगल पर रोटेट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये प्रूफ करके दिखाना। तो ये हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हम अप्लाई करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। फिलहाल तो जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया है। चलिए तो क्या लिखेंगे हम, लिखें आप C1 C2 दिशा में कौन सा नियम लगाएंगे, देखिए न्यूटन के नियम से। तो देखिए न्यूटन का नियम क्या होता है C1 C2 डायरेक्शन में, देखिए लास्ट वेलोसिटीज का डिफरेंस। तो ये V1 V2 लास्ट है, तो इधर V1 है, उस डायरेक्शन में नियम लगाना है। तो V1 क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें, V1 cos थीटा डैश, ठीक है। इस V1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, जो भी वेग हैं जो भी वेलोसिटीज है उस डायरेक्शन में ले जाकर आपको रूल अप्लाई करना है। चलिए तो V1 cos थीटा डैश माइनस V2 कितना है देखिए 0 इक्वल, चलिए V1, अच्छा V2 तो उस डायरेक्शन में ही है ना, V2 0 नहीं है, U1 0 है। तो देखिए V1 क्या हो जाएगा, देखिए cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री क्यों लेंगे, एक मिनट V2 है, सॉरी V2 लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं V1 cos थीटा और V2 cos 0, V2 तो उसी डायरेक्शन में, तो cos 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इक्वल क्या आता है, देखिए माइनस E और साथ में क्या होता है U1। अब देखिए ये रहा U1 की जगह U है और उसका उस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा U cos थीटा माइनस U2, और U2 यानी सेकंड बॉल का टक्कर से पहले का वेग 0 है, रेस्ट में है। तो देखिए इस तरह से ये नियम हमने अप्लाई कर दिया है, सोल्व कीजिए। V1 cos थीटा डैश V2 इक्वल माइनस EU cos थीटा। चलिए नंबर 1, अब हम कौन सा रूल अप्लाई कर देते हैं, हम अप्लाई करेंगे देखिए C1 C2 दिशा में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के नियम से। तो देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, उसी पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, और वैसे बहुत आसान है, देखिए चलते हैं हम इसमें। तो देखिए इसका मास m, तो टक्कर के बाद देखिए क्या हो जाएगा, पहली बॉल का मास
तो देखिए पहली बॉल का स्मॉल एम है और टक्कर से पहले का वेग, हालांकि देखिए हम क्या लगाते हैं m1v1, लेकिन यहाँ पर m1v1 v1 न लेके हम यहाँ उसका कंपोनेंट लेंगे c1 c2 डायरेक्शन में। तो v1 का कंपोनेंट क्या है, देखिए v1 उस डायरेक्शन में v1 ये एंगल थीटा डैश, तो ये हो जाएगा v1 कोस थीटा डैश प्लस दूसरी बॉल का मास कितना है कैपिटल M, और टक्कर के बाद देखिए ये उस तरफ जा रही है तो v2 कोस 0, हालांकि इसको डायरेक्ट आप v2 लिख दीजिए, कोस 0 तो 1 हो जाता है ना। और राइट साइड में देखिए टक्कर से पहले की हम बात करेंगे, टक्कर के पहले पहली बॉल का जो मास है वो तो m है और वेलोसिटी कितनी है देखिए u है, इस u का उस डायरेक्शन में ले जाएं आप, इसको कंपोनेंट ले तो u कोस थीटा, कितना हो जाएगा u कोस थीटा प्लस दूसरी बॉल का मास m, टक्कर से पहले की वेलोसिटी 0 रेस्ट में है। तो इस तरह से देखिए ये नियम हमने अप्लाई किया है और यहाँ पर देखिए इसको फाइनली हम सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, mv1 प्लस mv2 इक्वल mu कोस थीटा, ये हो जाएगी देखिए इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर हमने दो नियम हमने अप्लाई कर दिए हैं और आपको देखिए ये भी बताया था कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में दोनों गोलों के वेग अभिलंब की दिशा में समान होते हैं, अभिलंब की लंबवत दिशा में। तो नॉर्मल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। आज सबसे पहले भी हमने देखा था ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, यही बात यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दो नियम हमने अप्लाई किए, फिर आप क्या लिखोगे, वी नो दैट अभिलंब की लंबवत दिशा में संघट से पूर्व तथा संघट के बाद प्रत्येक गोले का वेग क्या होता है, प्रत्येक गोले का जो वेग है वो समान होता है, इक्वल होता है। तो देखिए वेलोसिटीज यहां पर इक्वल होगी, ये बात मैं बता चुका हूं। नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज इक्वल होती है बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट। चलिए तो देखिए डायग्राम आपको पता है, पहले गोले की बात करते हैं। डायग्राम यहां पर इस तरह से है, ये u से आया और v1 से चला गया और ये u2 इसकी वेलोसिटी 0 है, बाद में ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये लीजिए v2, ये एंगल थीटा है और ये एंगल कितना है थीटा डैश। तो ये डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए इसका इस डायरेक्शन में, तो पहले तो हम ले लेते हैं v1 का इस डायरेक्शन में कितना होगा, v1 साइन थीटा डैश, और टक्कर से पहले, पहले इस गोले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टक्कर के पहले तो बाद में तो v1 है और टक्कर के पहले बाद वाली कंडीशन पहले लिखते हैं क्योंकि बाद वाली कंडीशन को ही फाइंड करना होता है। तो टक्कर के बाद इस गोले की वेलोसिटी अभिलंब की लंबवत दिशा में ये है, और टक्कर से पहले इसका कितना हो जाएगा इस नीचे वाली डायरेक्शन में u साइन थीटा। तो देखिए आप तो एंगल इस तरह से लीजिए, इधर और इधर, नीचे वाली डायरेक्शन में u के साथ साइन आ जाएगा और उस वाली डायरेक्शन में u के साथ कोस आ जाएगा, एंगल ये ले लेंगे। चलिए अब दूसरी बॉल की अगर हम बात करें तो देखिए दूसरी बॉल में तो हम यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अगर दूसरी बॉल के लिए अगर आप ये रूल अप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पर ये जो थीटा डैश है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी v2 उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी बात है, जो रेस्ट में है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, और इस कॉन्सेप्ट से ही तो हम यहाँ पर v2 को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए दूसरा नियम, और ये है देखिए पहले गोले के लिए, चाहे तो आप लिख सकते हैं। दूसरा गोला रेस्ट में इसलिए हमने अप्लाई नहीं किया। और देखिए अगर दूसरे गोले के लिए अगर आप लगाओगे तो दूसरे गोले के लिए आप लगा के देख लीजिए यहाँ पर,
टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। v2 तो हमने इस तरफ फिक्स कर लिया, लेकिन हमें अगर सपोज कीजिए पता नहीं है, सपोज कीजिए v2 अल्फा डायरेक्शन में जा रहा है, तो v2 कोस अल्फा, नीचे वाली डायरेक्शन में साइन आ जाएगा। सपोज कीजिए v2 इस तरफ जा रहा है, सेंट्रल लाइन से अल्फा एंगल पे जा रहा है, तो नीचे की ओर इसका कंपोनेंट ये, और टक्कर से पहले क्या है देखिए, रेस्ट में है तो 0, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा 0, तो अल्फा 0, अल्फा 0 है तभी तो इधर भेजा हमने, इसलिए यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने ये पढ़ा है कि अभिलंब की लंबवत दिशा में वेग समान होते हैं। ये कॉन्सेप्ट केवल उसी गोले के लिए लगाना है जो रेस्ट में नहीं है, विराम अवस्था में नहीं है। विराम अवस्था वाले गोले के लिए ये कॉन्सेप्ट न लगाएं। विराम अवस्था वाले गोले को तो आप सीधे सीधे कहाँ ले जाएं, केंद्रीय रेखा की दिशा में ले जाएं। चलो, तो यहाँ पर ये हो जाएगी, देखिए इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए 3 इक्वेशन हमने बनाई है, और देखिए जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 इक्वेशन ही बनेगी। पहली बनेगी न्यूटन के नियम से, दूसरी बनेगी संवेग संरक्षण के नियम से, और तीसरी बनेगी देखिए अभिलंब की लंबवत दिशा में वेग बराबर होते हैं किसी भी गेंद के लिए। चलिए, तो 3 यहाँ पर इक्वेशन हमने बना ली, चौथी भी बना लेते हैं, लेकिन चौथी यहाँ विराम अवस्था में है, हालांकि उसका यूज कर चुके हैं। उसी के यूज करने से तो वह केंद्रीय रेखा की दिशा में गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यदि पहला गोला टकराने के बाद या फिर संघट के बाद, संघट का मतलब ही टकराने की प्रक्रिया होती है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जब दो बॉडी आपस में स्ट्राइक करती है तो इस प्रोसेस को ही तो हम इम्पैक्ट कहते हैं। तो देखिए संघट के बाद या टकराने के बाद एक ही बात है। यदि पहला गोला टकराने के बाद एक समकोण, दैट इज राइट एंगल की यहां बात की जाती है, राइट एंगल, ये बात कही गई है, एक समकोण घूमता है तो क्या होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां पर देखिए विल बी डिफ्लेक्टेड थ्रू ए राइट एंगल, तो यहां पर देखिए जो भी इस पर इंपैक्ट कर रहा है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है किससे, राइट एंगल से। तो यहाँ थीटा डैश क्या हो जाएगा, थीटा से π/2 ज्यादा, वही वाली बात है, 30 पे आया 120 पे गया तो 90 रोटेट हुआ, तो ये 30 तो ये 120, तो ये जो 120 है इससे 90 ज्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ लिखें तो थीटा डैश इक्वल π/2 प्लस थीटा। तो यहां पर देखिए इसका यूज हम किस में करेंगे, 1, 2 और 3 में यहां यूज करना है। देखिए यहां पर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, मैं बता देता हूं आपको। यहां तो आप जिस तरह से हमने देखिए α1 α2 θ1 θ2 जो भी एंगल लेना है ले लीजिए। अब देखिए टकराने से यहाँ पर कुछ एंगल कुछ इस पे जो कुछ गोले हैं वो रोटेट होंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो जैसे ही रोटेशन होगा तो उस केस को आप अलग से ही लेना। ठीक है, यहाँ थीटा प्लस π/2 रखोगे तो हालांकि देखिए रिजल्ट उससे भी आएगा, लेकिन देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। काम हमें आसान बनाना है तो कंडीशन आप लास्ट में अप्लाई करें, पहले रूल लगा दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका यूज हमें 1, 2 और 3 में करना है। तो लिखिए आप थीटा डैश का मान कहाँ रखेंगे, 1, 2 व 3 से, तो डायरेक्ट लिख लीजिए 1, 2 व 3 से। चलिए, तो ये वैल्यूज आप पुट कीजिए। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि थीटा डैश का मान कहाँ रखोगे आप, 1, 2 व 3 में। तो चलिए ये थीटा डैश हम 1 में रख लेते हैं, तो 1 से क्या मिलेगा, देखिए थीटा डैश यहाँ पर 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा रखोगे ये माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस V1 साइन थीटा, V1 साइन थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो सीधा प्लस में लिख दें। हम एक स्टेप क्यों बढ़ाएं, ये लीजिए ये प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस V2। राइट साइड देखिए, राइट साइड में कितना है, EU कोस थीटा। ठीक है, और मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, देखिए ये कैसे आ रहा है, पूरी बात लिख देते हैं यहाँ पर।
1 2 3 में क्या करेंगे, थीटा डैश का मान रखने पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है थीटा डैश की, वो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हम पुट कर रहे हैं। पुट करने पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट से ये मिलेगा और ये हो जाएगी, देखिए इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो गई ना, ये 4। चलिए और एक और हम निकालेंगे। अब इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, ये रही सेकंड। तो देखिए एम वी वन, और इसमें v1 के साथ हमने थीटा डैश, थीटा डैश कहाँ चला गया, देखो यहाँ थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है, इसको सही कीजिए आप। इसी को तो हमने सोल्व किया था ना। तो यहाँ तो देखिए ये कोस थीटा डैश है, ये मिस हो गया, एम वी वन कोस थीटा डैश, ठीक है। और यहाँ पर ये तो जीरो हो ही जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आप करेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए थीटा डैश कोस थीटा डैश क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए एम वी वन साइन थीटा, थीटा डैश का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और देखिए एम वी टू प्लस एम वी टू, और राइट साइड में देखिए कितना है, राइट साइड में है एम यू कोस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। तथा एक और इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। अब देखिए इक्वेशन 6 में, 6 क्या सॉरी थर्ड में भी ये पुट कीजिए। तो यहाँ पर आप ये पुट करोगे तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है पॉजिटिव प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा रखोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, फाइनली हमें क्या मिलेगा, देखिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए ये यहाँ पर पुट कीजिए तो V1 11th क्लास की टिग्नोमेट्री देखें, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट साइड में कितना है, देखिए u साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए इक्वेशन 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, ये लीजिए। तो यहां पर देख सकते हैं आप ये वैल्यू, हालांकि 3 नियम हमने अप्लाई किए, न्यूटन का नियम उसमें ये अप्लाई किया, 4 मिल गई। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत में ये यूज किया तो 5। तो यहाँ पर जो भी कंडीशन दे रखी है इस तरह से हम लास्ट में यूज करेंगे, और जो भी नियम अप्लाई करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंजेज होगा इस तरह से, क्योंकि रोटेट हो रही है यहाँ पर टकराने वाली बॉल, तो ये वाली कंडीशन हमने अप्लाई। चलिए यहाँ पर इस तरह का केस मिला है। अब देखिए ये 3 इक्वेशन है और इसी से हमें रिजल्ट तक पहुंचना है। अब फाइनल रिजल्ट क्या लाना है, देखिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है और एम की टर्म में निकालनी है। तो यहाँ जितनी भी वेलोसिटीज है वो रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करें, अब केवल कैलकुलेशन बाकी है। क्या है, कैलकुलेशन बाकी है, वेलोसिटी यहाँ पर हटाना है। तो देखिए अब तो जोड़ तोड़ का खेल बाकी है, तिकड़म लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो बहुत आसान सा है, देखिए हम क्या करेंगे, इस 6 इक्वेशन को देखें, इस छठी समीकरण से थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। ये लीजिए, क्या हुआ ये लीजिए। अब यहाँ पर देखिए छठी इक्वेशन को आप देखें, इससे V1 का मान मिल जाएगा u टेन थीटा। V1 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, यानी V1 की वैल्यू आपको u की टर्म में मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो देखिए u V1 V2 यही तो रिमूव करना है, थीटा लाना है, मास भी यहाँ पर m स्मॉल m कैपिटल M भी रखना है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं, केवल V1 V2 u ये तीनों हटाने हैं। V1 की वैल्यू u की टर्म में मिलेगी, यहाँ पर V1 की वैल्यू रखेंगे तो V2 का मान भी देखिए आपको u की टर्म में मिल जाएगा, यानी V1 V2 आपने u की टर्म में फाइंड कर लिए हैं 4 और 6 से। अब वो वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ देखिए u वाली टर्म है, V2 की वैल्यू भी आपको u की टर्म में मिलेगी और V1 की वैल्यू भी आपको u की टर्म में मिलेगी। तो यहाँ V1 और V2 के जो मान है वो u के पदों में हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 5 में हम वो वैल्यूज पुट करेंगे, रखेंगे, तो यहाँ पर u कैंसिल हो जाएगा और हमारा टारगेट यही है। तो देखिए समीकरण 6 से अब सिंपल सी कैलकुलेशन बाकी है, लिखो आप फ्रॉम इक्वेशन 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 सोल्व कीजिए, कितना मिलेगा, V1 u टेन थीटा
V1 इक्वल U टेन थीटा, और V1 का यह जो मान है कहाँ रखेंगे, V1 का यह मान इक्वेशन 4 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 4 में हम रखेंगे तो क्या होगा, यहां पर रख दीजिए। तो ये V1 कितना है देखिए U टेन थीटा, तो लिखिए आप U टेन थीटा, ये V1 की वैल्यू है, और ये V1 की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, साथ में क्या देखिए साइन थीटा, ये लीजिए इक्वल, अच्छा प्लस है कोई बात नहीं। तो यहां पर देखिए V1 की वैल्यू हमने रख दी है U टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस V2, और समीकरण 4 के राइट साइड में क्या देखिए EU कोस थीटा। चलिए एक बार हम क्रॉस मैच कर लेते हैं। V1 की वैल्यू है देखिए U टेन थीटा पुट कर दिया है, साथ में है साइन थीटा, और प्लस V2 बराबर EU कोस थीटा। ठीक है, तो देखिए V1 की ये जो वैल्यू हमें मिली है समीकरण 3 से, उसका यूज हमने किस में कर दिया है, समीकरण 3 के है तो समीकरण 5 से मिली थी, जो भी है 6 से मिली थी। ठीक है, तो 6 से ये निकाला और उसमें पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, V2 चाहिए, तो V2 की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो यहाँ पर देखिए V2 की जो वैल्यू है EU कोस थीटा माइनस U टेन थीटा और साइन थीटा, और ये हो जाएगी देखिए, अच्छा V1 निकल गया और V2 निकल गया। ठीक है, V1 V2, अब ये समीकरण 5 में पुट कर दें, तो ये कौन सी थी देखिए 6, इसको बोल दीजिए आप 7 और इसको बोल दीजिए 8। तो देखिए उन 3 समीकरणों में से हमने इन दोनों का यूज किया, और इन दोनों से देखिए एक तो V1 निकाला है और एक V2 निकाला है U के पदों में, U की टर्म्स में। अब देखिए वो वैल्यूज हम 5 में रखेंगे तो यहाँ पर सारी वेलोसिटी यहाँ पर इलिमिनेट हो जाएगी। चलिए लिखें आप 7 व 8 से V1 तथा V2 के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 5 इक्वेशन 5 में रखेंगे, और जैसे ही रखेंगे कैलकुलेशन करेंगे रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ये रही इक्वेशन 5। तो देखिए माइनस एम V1 साइन थीटा, तो माइनस एम V1 ये रहा, माइनस एम V1। ठीक है, V1 की वैल्यू रख दी है, साथ में क्या है देखिए साइन थीटा, और उसके बाद देखिए यहां पर क्या है प्लस एम V2, तो ये प्लस कैपिटल एम, और V2 कितना है देखिए ये रहा EU कोस थीटा माइनस U टेन थीटा साइन थीटा। तो देखिए यह पहला प्रश्न है ओब्लिक इम्पैक्ट का। इससे वाला जो पहले का जो एग्जाम्पल था उसमें तो देखिए 2 रूल हमने अप्लाई किए थे, सीधे सीधे रिजल्ट मिल गया था। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो टोटल 4 या 5 एग्जाम्पल्स हैं, और देखिए पाँचों के पाँचों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, और वो जितने भी देखिए 4 या 5 जो भी देखेंगे कितने एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, और राइट साइड में कितना है देखिए एम यू कोस थीटा, तो राइट साइड में देखिए एम यू कोस थीटा। अब देखिए ये इक्वेशन फाइनल है, u यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और इससे हमें टेन थीटा निकालना है। तो देखिए अब तो कैलकुलेशन बाकी है, और टेन थीटा की वैल्यू क्या लानी है देखिए टेन स्क्वायर थीटा लाना है यहाँ पर, ई एम माइनस एम जो भी है ये बाद में निकल जाएगा, पहले हम कैलकुलेशन कर ले। चलिए, तो यहाँ पर u कैंसिल हो गया है, देखिए माइनस एम, अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, माइनस एम, और ये देखिए इसको भी साइन कोस में बदल दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, प्लस देखिए कैपिटल एम ई, यू कैंसिल दोनों तरफ से है ना, कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो एम ई
कोस थीटा माइनस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल एम, और ये क्या हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। बिल्कुल माइनर सी कैलकुलेशन है, सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं। ई कहाँ चला गया, अच्छा एम ई, ओके ओके ठीक है, ये आ गया इधर, और उसमें माइनस एम, यू तो यहाँ पे देखिए रिमूव हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए राइट साइड पे चलें तो राइट साइड में कितना है, एम यू कोस थीटा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और इसके बाद देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। तो टेन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, और देखिए ये किस तरह से लाना है, ई एम माइनस एम अपॉन एम प्लस एम। चलिए तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, और देखिए राइट से तो राइट साइड से ये u कैसे आ गया, u तो हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, एम कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जो हमें प्रूफ करना है वो देखिए यहाँ पर ये लाके दिखाना, तो देखिए कैपिटल एम और प्लस एम, यहाँ पर देखिए इस तरह की एक टर्म मिल रही है, तो थोड़ा सा देखिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन हम ले लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एम प्लस एम तो हमें मिलेगा, और लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, माइनस एम वी टू। एक मिनट, यहाँ पर अगर हम नियम लगाएं, ये कौन सा नियम था, एम वी टू, अच्छा V2 उस तरफ था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो यहाँ तो V2 के साथ कोई कोसाइन नहीं आएगा क्योंकि V2 उधर ही जा रहा है। चलिए अब हम इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा सीधा कॉमन आ रहा है, और अगर हम उधर मल्टीप्लाई कर लें, ई एम माइनस एम, ई एम माइनस एम, ठीक है। चलो तो देखिए ये दो टर्म में उस तरफ ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए इम्प्लाइज दैट, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये दो टर्म हम उस तरफ ले जाते हैं और बाकी को हम इस तरफ ले लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट में क्या मिलेगा, एम ई कोस थीटा, कैपिटल में है नो प्रॉब्लम, माइनस, और राइट साइड में है एम कोस थीटा इक्वल, और देखिए इसको हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर तो सीधा सीधा कॉमन ले लीजिए आप, एम साइन स्क्वायर थीटा, इससे थोड़ा सा एक देखिए एक आइडिया मिल जाएगा, और प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर ये हमने कॉमन ले लिया है, वैसे देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर नहीं है, ठीक है, साइन अपॉन कोस, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखिए ये तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे साइन कोस में बदलोगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, टेन इंटू साइन। चलिए तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ये लीजिए कोस थीटा, और यहाँ भी देखिए कोस थीटा। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है यहाँ पर, क्योंकि 10 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पर दो टर्म हम राइट साइड में ले गए, दो को हम लेफ्ट में ले आए। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो भी हमें टेन थीटा लाना है, हम प्रयास करेंगे कि टेन थीटा आ जाए। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, देखिए एम कोस थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से ई एम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए माइनस स्मॉल एम, और साथ में देखिए कॉमन क्या मिलेगा, कोस थीटा, और राइट साइड में भी देखिए कॉमन आ रहा है तो एम प्लस एम, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, ये हमने कॉमन निकाल लिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ई एम माइनस एम, और देखिए रिजल्ट भी शायद इसी तरह से लाना है, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गया ई एम, ठीक है ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोस थीटा आप उस तरफ लेंगे तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो, एक ही बात है, और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, इसको आप उधर ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो फाइनली जो टेन स्क्वायर थीटा है देखिए,
और यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो देखिए यही फाइनल रिजल्ट था और यही हमें दिखाना था। अगर 90 एंगल यहाँ रोटेशन होता है तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर हालांकि इतनी इसे लेंथी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर यहाँ देखिए स्क्वायर लिख दिया था इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउट आ गया था, बाकी ये स्क्वायर नहीं था। यहाँ पे आप देखिए साइन अपॉन कोस लिखोगे तो यहाँ कोस थीटा की 1 पावर आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। 3 नियम यहाँ पर हमने अप्लाई किए थे। ये न्यूटन का नियम था और उसके बाद संवेग संरक्षण का नियम, और उसके बाद देखिए अभिलंब की लंबवत दिशा में जो वेग हैं वो बराबर होते हैं। दूसरी गेंद विराम अवस्था में थी तो वहां पर देखिए हमने ये नियम नहीं लगाया, और जो विराम अवस्था में नहीं थी यानी पहली बॉल के लिए हमने टक्कर के बाद और टक्कर के पहले जो अभिलंब की दिशा में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हमने इक्वल कर दिया। तो देखिए इन तीनों में फिर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, 3 इक्वेशन मिली 4, 5, 6, और उसको हमने आपस में सोल्व किया, u को रिमूव किया, तो यहाँ पर देखिए ये रिलेशन हमें मिला है जिसे हमने सोल्व किया, फाइनल रिजल्ट तक हम पहुँच चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आज तो टाइम हो गया है और इसके बाद देखिए बहुत जल्दी हम देखिए नेक्स्ट क्लास पे हम पहुंचेंगे, और इसके बाद देखिए इस एक्सरसाइज में जो भी एग्जाम्पल्स हैं 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हमारा वही टारगेट रहेगा। तो आज फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।